Good morning, all of you. So today we will discuss about a new crop. आज की जो क्रॉप है बहुत अच्छी क्रॉप है, एक डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, कल्टीवेशन ऑफ ओपियम। तो आज हम पढ़ेंगे अफ़ीम की खेती के बारे में कि किस तरीके से अफ़ीम की जो खेती करते हैं उसका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या रहती है, उसमें किस तरीके की अलग अलग टाइप से एक्टिविटी की जाती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जनरली इंडिया में इस अफ़ीम की खेती को एक लीगली तरीके से किया जा सकता है ओनली। इलीगल तरीके से आप जैसे कि मान लो कि हम दूसरी क्रॉप्स को उगाते हैं, जैसे गेहूँ, सरसों, चना, इसको जनरली बिना गवर्नमेंट की परमिशन के हम उगा सकते हैं। वैसे ही हम अफ़ीम की खेती को ओनली गवर्नमेंट की परमिशन से उगा सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। तो पहले हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओपियम। Opium poppy, Papaver somniferum is a scientific name of opium, is an annual herb belonging to the family Papyriaceae. It's grow up to a height of 60 to 120 सेंटीमीटर। लगभग इसका जो पौधा होता है वो 60 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक का होता है। इट इज़ एन important medicinal plant, the source of over 40 alkaloids, including psychoactive agents, a great bone to psychiatry for treatment of mental and nervous disease to the medicinal research। देखो, जो सबसे ज़्यादा अगर एट प्रेजेंट टाइम पर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो मेजर यूज़ है अपने इंडिया में दवाइयाँ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ओपीएम का यूज़ किया जाता है। सब दवाइयों में आपको ओपीएम देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एल्कलॉइड होता है। उसके बाद द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ओपीएम इज़ एन एडिक्टिव नारकोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ कैप्सूल्स। जो इसके कैप्सूल्स होते हैं उससे हम क्या करते हैं, लेटेक्स को निकालते हैं ऑफ द ओपीएम। जो अफीम का जो कैप्सूल होता है उससे हम क्या निकालते हैं, लेटेक्स। उसको कलेक्ट करके उसी को ही हम एक तरीके से कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऑफ द ओपियम पोपी द सोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ वेरी वैल्यूएबल एल्कलॉइड्स लाइक मॉर्फिन, कोडाइन, नार्कोटिन, पेपरवेन एंड थेबिन। अदर माइनर एल्कलॉइड्स इंक्लूडिंग एप्रोइन, कोडेमाइन, साइप्रोप्टाइन। तो इसके ऐसे बहुत सारे इसमें एल्कलॉइड्स दिए हुए हैं। जनरली ये ड्रग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। द सीड डू नॉट कंटेन एनी एल्कलॉइड्स बट आर आल्सो रिपोर्टेड टू कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ लिनोलिक एसिड विच लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन द ह्यूमन सिस्टम। जो इसके सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करता है। और जो इसका एक तरीके से जो लेटेक्स निकलता है उसको तो हम क्या करते हैं, ड्रग्स बनाने में, जैसे दवाइयाँ बनाने में काम में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं द एल्कोलॉइड्स मॉर्फिन एंड कोडाइन आर वाइडली यूज एज सेडेटिव्स और रिलीव पेन एंड इंड्यूस sleeps. In addition to their use against cough, opium is a very valuable but dangerous drug। तो जैसे कि मैं पहले के ज़माने की अगर मैं बात करूं तो पहले के जो लोग थे वो बच्चों को सुलाने के लिए थोड़ी सी अफीम देते थे, या फिर कफ हो जाने पर या खांसी हो जाने पर अफीम देते थे। और किसी को यदि चोट लग जाती थी उसको भी अफीम खिलाते थे, या फिर उसको जो एक तरीके से पेन रिलीवर का काम करती है। पहले के जो राजा युद्ध लड़ते थे उस टाइम पर भी अफ़ीम लेकर जाते थे साथ में, ताकि अगर कोई घाव हो जाए तो वो अफ़ीम को यूज़ में ले सके और उससे जो होने वाला जो दर्द है उसको डिक्रीज़ कर सके। इसलिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने आप में रखती है ये ग्रोथ। इट शुड बी यूज इन वेरी लिमिटेड क्वान्टिटीज़ एंड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ अ फिजिशियन। In India, this plant is mainly cultivated for its latex and the seeds come as a byproduct। तो मेनली जो इसको ग्रो किया जाता है लेटेक्स के लिए ग्रो किया जाता है, क्योंकि इसका ज़्यादा जो यूज़ है
वो लेटेक्स का ही ज़्यादा यूज़ होता है। दीज सीड्स आर क्वाइट अ रिच सोर्स ऑफ फैटी ऑयल एंड प्रोटीन एंड इन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप एम्प्लॉयड एज अ मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग ऑयल। तो जैसे कि हम यहाँ पर सोयाबीन का ऑयल अपने इंडिया में या ग्राउंड नट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं जनरली, तो यूरोप की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर इसको एक तरीके से कुकिंग ऑयल में यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि जो इसका द सीड इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट culinary आइटम इन इंडिया। तो इसको एक तरीके से culinary मतलब जैसे कि अपने जो किचन होते हैं उसमें भी यूज़ में लेते हैं। इसकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ नेटिव confectionery, pastries and bread. In some places, the young plants are also consumed as a leafy vegetables. तो जब इसका पौधा छोटा होता है तो इसकी पत्तियों की भी सब्ज़ी बनाकर हम यूज़ में ले सकते हैं। Its cultivation has to be done under the strict control of the Central Excise Department and it cannot be cultivated everywhere. जैसे कि मैंने वीडियो की फर्स्ट शुरुआत में ही आपको बताया कि इसको बिना गवर्नमेंट की परमिशन के हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी ग्रोन ओनली इन दोज एरियाज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तरीके से गवर्नमेंट ही अपने को या पर्टिकुलर कोई फार्मर को अप्रूव करती है कि आप इसकी एरिया में इतनी खेती कर सकते हो, और जो प्रोडक्ट्स जो लेटेक्स निकलता है उसको परचेज भी कौन करती है? गवर्नमेंट ही करती है। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट, हम प्लांट की बात कर लेते हैं कि प्लांट कैसा होता है इसका। सो प्लांट ऑफ पॉपी इज अ स्मॉल प्लांट एंड इरेक्ट स्केरली ब्रांच हर्ब अटेनिंग हाइट ऑफ 120 centimeter with large serrated leaves and attractive brightly colored white, pink, purple, red and flowers. The main shoot and branches terminate into large oblong to globose capsules filled with small white flat seed. The seeds whitish yellow, grey brown, reddish brown or black and rich in oil. तो इसका जो एक तरीके से कैप्सूल का मैनेजमेंट होता है उसके बारे में जनरली दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल मैनेजमेंट की। सो सॉइल द ओपियम के लिए किस टाइप्स की सॉइल चाहिए? सो द ओपियम क्रॉप्स नीड डीप क्ले लोम सॉइल, हाई फर्टाइल कैसी होनी चाहिए? हाईली फर्टाइल होना चाहिए, एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल विद अ pH रेंज ऑफ 6.0 to 7.5. Such soil containing adequate organic matter retain moisture and there is no need of irrigation during lancing. However, with adequate manuring and use of fertilizers, even light loam to sandy loam lateritic soil can give a high yield under good management. Heavy clay or fine sandy soils generally sowing for correcting zinc deficiency 12 to 30 kg per hectare of zinc sulfate should be added. तो इस तरीके से आपको कहीं पर अपनी सोइल में कमी दिखती है तो उसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जिंक की कमी दिखती है तो जिंक सल्फेट हम डाल सकते हैं, या फिर जैसे कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंटेंट की अपने को कमी दिखती है तो हम बहुत सारे जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या FIM वगैरह डाल सकते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि हाईली फर्टाइल होना चाहिए अपनी सॉइल। अगर हाईली फर्टाइल नहीं भी है तो उसको हाईली फर्टाइल बनाना है और इस तरीके से सॉइल का मैनेजमेंट करना है। फील्ड प्रिपरेशन एंड सोइंग की हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसकी फील्ड प्रिपरेशन करते हैं। सो सोइंग पॉपी सीड शुड बी सोन इन वेल प्रिपेयर्ड सोइल. The field should be given 5 to 6 cross plowings followed by planting. The land should be divided into small plots and facilitated irrigation. तो अपने को क्या करना है कि जो अपना फील्ड है उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करना है। इस बात का सबसे मेन ध्यान रखना है। द सीड शुड बी ट्रीटेड विथ थीरम 405 ग्राम पर kg ऑफ सीड। एक्चुअल में यहाँ पर ज़्यादा है, 0.5 ग्राम पर kg ऑफ सीड 4.5 ग्राम।
To protect the seeds against the soil-borne pathogens, the seeds are sown between late October to mid-November. After sowing, seeds are covered by a thin layer of soil followed by a light irrigation. तो अपने को जैसे कि हमने क्या कर दी, सोइंग कर दी, उसके बाद सोइल की एक थिन पतली लेयर के साथ अपने को उसको ढक देना है। और इरिगेशन जब देना है तो इसमें भी ध्यान रखना है अपने को, बिल्कुल लाइट इरिगेशन देना है और इरिगेशन का फ्लो भी बहुत स्लो होना चाहिए, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र एप्लीकेशंस की हम बात कर लेते हैं। The crop requires nutrient required for the flowering and capsule formation. A fertilizer recommendation of 90, 50, 30 kg NPK per hectare is followed. तो अपने को एक अच्छा कैप्सूल बनाने के लिए, एक अच्छा फ्लावरिंग स्टेज लाने के लिए, एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए अपने को क्या करना है, जो फर्टिलाइज़र का जो रेशियो रखना है वो कितना रखना है, 90, 50 और 30 NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट की। द फर्स्ट इरिगेशन इज़ गिवन इमीडिएटली आफ्टर सोइंग इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ मॉइस्चर अवेलेबल इन द सॉइल। तो मान लो कि बिल्कुल भी अगर मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है तो अपने को इमीडिएटली क्या करनी है, अपने को इमीडिएटली इरिगेशन देना है। अगर हमने जैसे कि मान लो कि पहले इरिगेशन दिया है, फिर उसको कल्टीवेशन, उसको एक तरीके से कल्टीवेट किया है और उसके बाद सोइंग की है, तब अपने को उसमें मॉइस्चर मिल जाएगा लगभग थोड़ा बहुत। फॉर सब्सिक्वेंट इरिगेशन 7 to 10 days irrigation schedule is the optimum depending upon the weather and soil condition। तो लगभग इसमें जो इरिगेशन रिक्वायर्ड होती है, लगभग 10 से 15 इरिगेशन की रिक्वायर्ड होती है, बट वो डिपेंडेंसी होती है किस पर, वेदर पर, अपना मौसम कैसा है या फिर अपनी सोइल की कंडीशन कैसी है। तो इस तरीके से अपने को इरिगेशन का मैनेजमेंट रखना है। फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज आती है इसकी, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट की। आफ्टर अबाउट 90 to 100 days of sowing, the plants which are waist high begin to flower. Is that flowering will take place during the first week of March if the crop was sown during the second fortnight of November। तो हमने अगर नवंबर में जैसे बुआई की है क्रॉप की, तो लगभग मार्च के पहले सप्ताह में अपने को फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। Usually after 3 days of flowering, the petals fall off and after another 10 to 14 days, the capsule are ready to for lancing। तो फ्लावर्स से कैप्सूल बनने में लगभग कितने, 15 दिन, और उसके बाद ही वो क्या होते हैं, लेटेक्स के लिए या लेंसिंग के लिए, चीरा लगाने के लिए ही तैयार हो जाते हैं। उसके बाद पेस्ट और डिजीज़ की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इसका मैं पहले एक बात बता देता हूँ कि जैसे इसका लेटेक्स कलेक्शन करते हैं, उसकी एक पूरी बहुत अच्छी प्रोसेस दी हुई है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊँगा, पर्टिकुलर ओनली फॉर द लेटेक्स कलेक्शन। इसको कैसे लेटेक्स को कलेक्ट किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बट इसका जो थोड़ा बहुत और पार्ट बच रहा है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेस्ट एंड डिजीज़। फर्स्ट, इंसेक्ट कटवर्म्स। द इंसेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय फ्लडिंग द फील्ड वाटर एंड डस्टिंग द क्रॉप विद कार्बेलिल। अपने को 2% कार्बेलिल यूज़ में लेना है या फिर फ्लड इरिगेशन यूज़ में लेना है। वेविल्स, ये दो जनरली इसके इंसेक्ट हैं। और डिजीज़ की हम बात कर लेते हैं, डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू। दिस डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ डाइथेन Z78 0.4%। अदर डिजीज़ की हम बात कर लेते हैं तो इसमें रूट रोट, लीफ ब्लाइट, कैबेज रिंग स्पॉट, वायरस बीट, येलो वायरस एंड बीन येलो मोज़ेक वायरस। तो इस तरीके की इसमें डिजीज़ लगती है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपने को जब भी इसकी फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहली तो जो सबसे बड़ा थ्रेट होता है, इसको कोई चोरी नहीं कर ले, अदरवाइज़ गवर्नमेंट को आंसर फार्मर को करना होता है, या जो फार्मिंग कर रहा है ओपीएम की उसको करना होता है, क्योंकि एक डिसाइडेड क्वांटिटी होती है गवर्नमेंट की कि इतनी क्वांटिटी में तो इसकी जो ईल्ड निकलेगी वो देनी है। जैसे कि पैरट्स होते हैं या फिर और भी दूसरे पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके जो कैप्सूल होते हैं उसको डैमेज करते हैं। जैसे ही कैप्सूल डैमेज हुआ
उसका पूरा लेटेक्स एक तरीके से बेकार हो गया। मतलब चाहे वो एक बार लेटेक्स कलेक्ट करो या फिर 2 बार लेटेक्स कलेक्ट करो या फिर 3 बार लेटेक्स कलेक्ट करो, बट वो जब बर्ड्स या पक्षी क्या करेंगे, उसको एक बार में ही उसको डैमेज कर देंगे, तो कैप्सूल पूरा डैमेज हो जाएगा और लेटेक्स की जो यील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका लेटेक्स कलेक्शन पढ़ेंगे, इसकी यील्ड पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।